नमस्ते दोस्तों। देखिए, आप लोग जो 5 मार्कर लिख रहे हैं उसमें मुझे कुछ गलतियां दिख रही हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से 5 मार्कर लिखना है। तो पहली बात तो ये कि किन पॉइंट्स का यूज करोगे, आप लोग किस प्रकार से 5 मार्कर लिखोगे। दूसरी बात, जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में किस प्रकार लिखोगे। तीसरी बात, जो कल का फिजिक्स का टेस्ट था उसके मॉडल आंसर्स। तो इन तीनों को देखने के बाद आपके पास एक बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि किस प्रकार से 5 मार्कर लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मार्कर को देखना। तो पहली बात तो ये है कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। आप लोग लिखते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखें ही, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात, केवल और केवल पॉइंट्स फॉर्म में ही उत्तर लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैराग्राफ फॉर्म में ही उत्तर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए हमारे आंसर में। तो उस क्लियरिटी के लिए ये बात है कि पॉइंट्स फॉर्म में ही उत्तर हो। तीसरी बात, अनिवार्य रूप से अलग अलग आयामों का इस्तेमाल करना है। देखिए, हमारे पास शब्द और हमारे पास शब्द भी और स्पेस दोनों ही चीज़ें हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हमें हमारी जो कम से कम स्पेस में, जितना स्पेस हमें दिया गया है, 9-10 लाइन का स्पेस हमें दिया गया है, उस स्पेस में हमें उत्तर लिखना है। तो हमारा उत्तर 9-10 स्पेस में कुछ लोग करते हैं कि एक ही डायमेंशन में कवर करते हुए चले जाते हैं, जबकि होना चाहिए कि हम उसके अलग अलग आयामों की बात करें। जैसे अगर आप कोई उत्तर लिखते हैं, जैसे 18वीं सदी का आप भारत लिखते हैं, 18वीं सदी का भारत की जो अगर आप लिखते हैं भारत की स्थिति कैसी थी, तो आप बता सकते हैं भारत की स्थिति केवल और केवल राजनीतिक स्थिति या केवल और केवल आर्थिक स्थिति बताकर ही आप 50 शब्द खत्म कर सकते हैं। लेकिन कोई और होगा जो क्या करेगा कि सब के सब डायमेंशन का यूज कर लेगा। वो पॉलिटिकली बता देगा, वो धार्मिक रूप से भी बता देगा, वो बता देगा कि इकोनॉमिकली कैसा था हमारा भारत, और वो बता देगा सोशली हमारा भारत कैसा था। तो उसका उत्तर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अगली बात आती है कि जो मैप और डायग्राम का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। 5 मार्कर में मैप और डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे, तो जो हमारा उत्तर होगा अभी आपको फॉर्मेट कॉपी में भी दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे 5 मार्कर, तो कहीं भी एक छोटी सी जगह में हम अपना मैप बना सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की अगर कोई बात है, तो यहाँ पर हम छोटा सा मैप बना करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। हो सकता है कि मैप के माध्यम से ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हो जाए। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है, और लिखते लिखते ही ये सब बातें आती हैं, इसलिए अभी आपको होपलेस नहीं होना है और लिखते ही चलना है, क्योंकि जब आप लगातार लिखते जाएंगे तभी ये सब चीज़ें डेवलप होंगी। अगली बात आती है कि पॉसिबल है तो करंट एग्जांपल्स देना। ये वो बात है, जैसे कि कोई एवरेज आंसर है, अगर उसको परफेक्ट बनाना है तो उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपके पास कोई करंट का एग्जाम्पल है तो वो ज़रूर से ज़रूर ऐड करना है। अभी तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में ये कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फिजिक्स में है। फिजिक्स में करंट का एग्जाम्पल्स अगर आप बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन यदि मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा होता है। केवल क्वालिटी कंटेंट ही देना है, केवल क्वालिटी कंटेंट। जैसे कि कुछ लोग जब लिखते हैं तो 50 शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो बात पूछी गई है वो बताते ही नहीं है। लेकिन कोई और उत्तर लिखेगा, वो 50 शब्द में लगातार क्वालिटी कंटेंट की बात करेगा, तो उसका उत्तर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि कंटेंट हमारा केवल और केवल क्वालिटी की बात करता हो। पॉइंट्स में अधिकतम कीवर्ड्स यूज करना है जब हम पॉइंट्स लिखें। जैसे कि आप लोगों को बताया कि सबसे पहली बात तो क्या थी कि जो हमारा उत्तर है उसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात, हमने लिखा था कि पॉइंट्स फॉर्म में ही उत्तर लिखना है। जब हम पॉइंट्स फॉर्म में उत्तर लिख रहे हों, तो जैसे कोई पॉइंट्स आपने पॉइंट्स फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने आयामों की बात की। तो जब हम आयामों को करें बात, उस आयामों के अंदर जब हम लिखेंगे, तो उसमें हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो केवल और केवल की के रूप में होने चाहिए। मतलब एक एक वर्ड्स कीवर्ड्स होना चाहिए जो कि उसके अंदर सभी बातों को समाहित कर लेता हो, मतलब कि सारगर्भित रूप होना चाहिए। हमारे उत्तर में सारगर्भित होने चाहिए, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, मतलब सभी सार को वो समाये हुए हों। ऐसे कीवर्ड्स का हमें यूज करना चाहिए। तो चलिए अब हम फॉर्मेट में देखते हैं कि किस प्रकार से हमें फॉर्मेट में लिखना है। तो ये आपके सामने एक फॉर्मेट है जो कि हमें एमपीपीएससी के ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें किस प्रकार से लिखेंगे, तो जो आप इतिहास वगैरह या किसी भी विषय के उत्तर लिखते हैं, यदि आपको इंट्रोडक्शन डालना है, वैसे ज़रूरी नहीं है आप डालें, लेकिन कुछ लोगों के लिए बता देता हूँ, वो लोग इंट्रोडक्शन डालते हैं तो गलती कहाँ करते हैं। मतलब सबसे पहली बात तो वो फॉर्मेट कॉपी यूज नहीं करते, क्योंकि फॉर्मेट कॉपी में आप देखिए यहाँ से स्टार्ट किया गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा फॉर्मेट कॉपी में यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। कंक्लूजन आपका यहाँ से स्टार्ट होना है, सॉरी इंट्रोडक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होना है। तो एक बात क्लियर है यहाँ से, कौन सी बात, कि जो आप लोग लिखते हो, जब आप लोग इंट्रोडक्शन डालते हो, तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो। आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो, जबकि करना कहाँ से है, जबकि करना यहाँ से है। ये जो जगह दिख रही है यहाँ से हमें लिखना है, क्योंकि आपने कोई भी किताब देखी हो, आपने जब किताबें देखी होंगी, तो उन किताबों में किस प्रकार से लिखा जाता है कि यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं लगातार लिखने के बाद, और वो फिर अगली लाइन जब लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर्मेट हम सब लोगों को यूज करना है, और इस बार तो एमपीपीएससी ने देकर भी रखा है, इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके उत्तर को बहुत अच्छा बनाती हैं ये बातें।
तो जब आप अब अगली बार से जब आप उत्तर लिखें तो पहली बात तो कोशिश करें कि फॉर्मेट वाली कॉपी ही लें, क्योंकि फॉर्मेट वाली कॉपी में जब आप लिखेंगे तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी किस प्रकार से लिखना है। तो अब आप जब अगर उस प्रकार की कॉपी में भी लिखें तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। और कंक्लूजन भी जब आप देते हो तो बिल्कुल इसके साइड से मिलाते हुए यहाँ से ही कंक्लूजन स्टार्ट किया करो। आंसर बहुत सुंदर लगता है जब आप यहाँ से इंट्रोडक्शन डालते हो और यहाँ से पॉइंट्स को फिर बाद में कवर करने के बाद कंक्लूजन भी आप यहीं से लिखते हो। तो ये आंसर बहुत अभी आपको बताया जाएगा किस प्रकार से लिखना है। तो दूसरी बात हमने फॉर्मेट देखा, चलिए अब इसी फॉर्मेट में बात करते हैं कि किस प्रकार से और उत्तर हम लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो 18वीं सदी का हमने बात किया था कि 18वीं सदी के भारत की स्थिति बताइए, तो अब आप लिख सकते हैं कि 18वीं सदी में भारत किस प्रकार का था। यहाँ आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं 18वीं सदी का भारत। फिर इसके बाद आप यहाँ पर बता सकते हैं अच्छे से कि पहले पॉइंट में बता सकते हैं कि उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, दूसरे में बता सकते हैं आर्थिक धार्मिक स्थिति बता सकते हैं, राजनीतिक स्थिति बता सकते हैं। तो ये डायमेंशन हमने कवर कर दिया। उसके बाद जब हम कीवर्ड्स में लिखें, जो आंसर्स हमारे होंगे अगले जो पॉइंट्स हम लिखेंगे उसमें हमारे कीवर्ड्स आने चाहिए। फिर जब हम कंक्लूजन लिखें तो यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहीं से हमारा कंक्लूजन आना चाहिए। इस प्रकार से हमारा उत्तर होना चाहिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं कल के कुछ मॉडल आंसर्स। कल जो पहला क्वेश्चन था 5 मार्कर का कि एसआई पद्धति में अंतरराष्ट्रीय मात्रक और उनके संकेत को लिखने की प्रचलित परिपाटी समझाओ। इस आंसर में क्या हुआ, कुछ बच्चे एसआई पद्धति क्या है लिखने के बाद उसके मात्रक और जो भी था उनके पास वो था, मतलब जो हमें याद है वो बताने लग रहे हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें क्वालिटी कंटेंट पर बात करनी है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें केवल वही बताना है, नहीं तो वो आपको एवरेज मार्किंग या फिर कम मार्किंग करके आगे निकल जाएगा। क्योंकि कोई और बहुत से बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं तो उनके आंसर्स में ये बात दिख जाएगी। जैसे कि कल जो आंसर्स लिखे थे तो उसमें एक रेसू जी का आंसर था, उसमें उन्होंने प्रचलित परिपाटी को समझाया था। हालांकि कुछ पॉइंट्स तो उन्होंने भी कवर नहीं किए थे, लेकिन फिर भी सबसे बाकी सबकी तुलना में उनका आंसर अच्छा था। तो जब हम एक आंसर लिखते हैं तो देखिए मैंने भी क्या किया है, ये जो कॉपी आप मान सकते हैं कि इस प्रकार की ये कॉपी है। इस कॉपी में अब आपको आंसर्स लिखना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये आपके सेंस के ऊपर निर्भर करता है कब देना है कब नहीं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो आपको मैंने इसमें इंट्रोडक्शन दिया है। तो इसमें मैंने बताया कि एसआई पद्धति का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है। इसके अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों व संकेत को लिखने की प्रचलित परिपाटी। इतना लिख के इंट्रोडक्शन मैंने छोड़ दिया। ये आपकी 1 या 1.5 लाइन में कवर हो जाएगा। इसके बाद जब मैंने पॉइंट्स लिखे तो मैंने बताया कि राशियों के मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे मीटर, स्मॉल एम, किलोग्राम, केजी। तो मैंने एक पॉइंट बता दिया। देखिए अब मैं विभिन्न आयामों की बात कर रहा हूँ, विभिन्न आयाम में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने पहला आयाम इस्तेमाल किया है कि जो राशियों के मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे कि मीटर, स्मॉल एम और किलोग्राम को केजी। मैंने एक आयाम की बात करी। अब मैं दूसरे आयाम की बात करूंगा कि वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए मात्रकों के संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, जैसे केल्विन के। दूसरा आयाम कंप्लीट है मेरा। तीसरे आयाम की जब मैं बात कर रहा हूँ, मात्रकों के संकेतों के पश्चात कोई विराम बिंदु नहीं, जैसे कि मीटर का संकेत स्मॉल एम होगा, ना कि स्मॉल एम डॉट। मतलब कोई भी विराम बिंदु हम नहीं लगाएंगे। चौथी बात जब मैं करूंगा कि सदैव एक वचन में लिखे जाते हैं, जैसे वस्तु की लंबाई 10 मीटर होगी, ना कि 10 मीटर एस। तो ये बात भी मैंने बताई। पांचवी बात, अंग्रेजी भाषा में लिखते समय किसी भी मात्रक को छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, जैसे केल्विन मीटर। अब आप देखिए 5 पॉइंट हैं, पांचों के पांचों पॉइंट अलग अलग आयामों के हैं। जैसे कि पहला आयाम है कि मात्रक के जो संकेत होते हैं वो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में होते हैं। दूसरा आयाम है कि मात्रकों के संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कब होते हैं, जब वैज्ञानिकों के नाम पर कोई रखा जाता है। तीसरी बात मैंने बताया है कि मात्रकों के संकेतों के पश्चात विराम बिंदु नहीं होता। मतलब कि एक देख रहे हो आप, बेहतर देखो, विराम बिंदु वाली बात, वैज्ञानिकों के नाम वाली बात, और जो राशियों के मात्रकों के संकेत होते हैं ये। इसके बाद मैंने देखा कि ये सब एक वचन में ही होते हैं। इसके बाद देखा कि अगर अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं तो मात्रक छोटे उसमें लिखा जाए। तो मैंने लगभग सभी आयाम जो इस पर हो सकते थे प्रचलित, इसकी जो परिपाटी है, इसके जितने भी आयाम थे मैंने वो कवर किए हैं। जबकि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रेसू जी ने इस आंसर को लिखने की कोशिश की थी और उस आंसर में भी उन्होंने सभी आयामों को कवर नहीं कर पाए थे वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगला जब हम उत्तर देखेंगे तो उसमें देखते हैं एक क्वेश्चन था कि दैनिक जीवन में भौतिकी का योगदान बताइए। तो इसमें भी इस उसी प्रकार से हमें यूज करना है। जैसे अगर आप लोग लिखते हो इंट्रोडक्शन, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और ये थोड़ा सा इधर चला गया, लेकिन ये बिल्कुल कवर करना है हमें इन लाइन्स को। हमारी जो हमें दी गई है शब्द सीमा और जो हमारे स्पेस जो दिया गया है उसको ही हमें ध्यान रखना है। तो हमने इसमें लिखा भौतिकी सूक्ष्मतम कणों से लेकर अपरिमित ब्रह्मांड तक की व्याख्या करता है और दैनिक जीवन में इसके उपयोग। इसमें भी मैं सभी डायमेंशन की बात करता हूँ। आप लोगों ने भी लिखे आंसर, लेकिन उस आंसर में आपने
ऐसे ही कुछ भी लिख दिया बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से। लेकिन देखिए यहाँ पर बिल्कुल डायमेंशन की बात होगी। पहली बात, स्वास्थ्य किस प्रकार से, ऊर्जा में किस प्रकार उपयोगी है, परिवहन में किस प्रकार उपयोगी है, संचार में किस प्रकार उपयोगी है, मनोरंजन एवं सुविधाएं। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमें बहुत से आयामों की बात करनी है, विभिन्न आयाम होने चाहिए। और फिर मैंने आपसे बोला था कि आयाम लिखने के बाद भी किस प्रकार से उनके अंदर संक्षिप्त रूप से हमें लिखना है, कीवर्ड्स की बात करनी है। तो देखिए, स्वास्थ्य जब मैंने लिखा तो दाब, ताप आदि भौतिक राशियों के माध्यम से रक्तचाप एवं शरीर के ताप का मापन करना, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, थर्मामीटर। अगली बात जब मैंने ऊर्जा की तो मैंने बताया कि पेट्रोलियम की रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, झरने एवं नदियों के जल का गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन भौतिक विज्ञान संभव करता है। मैंने दूसरी बात की, दूसरा डायमेंशन मैंने उपयोग किया ऊर्जा वाला। तीसरे डायमेंशन में बात कर रहा हूँ परिवहन की, कि ईंधन एवं वाहनों के निर्माण ने परिवहन को सहज सुलभ बताया है। चौथी बात मैंने संचार की तो मैंने उसमें केवल उपयोग बता दिए कि मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस किस प्रकार से इनका निर्माण भौतिकी ने किया और संचार को सुलभ बता दिया। पांचवी बात मैंने मनोरंजन एवं सुविधाओं की टीवी, स्मार्टफोन, फ्रिज, पंखे, स्टोव आदि ये उपकरण हमारे मनोरंजन के लिए और सुविधाओं के लिए बेहद जरूरी है, जिनका हमें जो कि हमें भौतिकी के ही देन है। तो मैंने इसमें भी 5 के 5 डायमेंशन कवर कर दिए। तो डायमेंशन वाली बात मुझे लगता है आपके सामने अब क्लियर हो चुकी होगी। अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि विमीय सूत्र क्या है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें भी मैंने एक आंसर लिखा है, आप देखिए उसको। मैंने बताया है कि भौतिक राशि में मूल राशि की विमाओं को दर्शाने वाला सूत्र या व्यंजक जो होता है वो विमीय सूत्र होता है। मैंने इसकी विशेषताओं की बात की, चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बात की गई थी 3 उदाहरण देकर समझाइए। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 3 उदाहरण लिख देता तो ये आंसर बहुत छोटा हो जाता, जो कि बहुत से लोगों ने किया हुआ है। वो आपसे 3 उदाहरण की बात तो पूछ रहा है, लेकिन उसने ये भी तो पूछा है कि विमीय सूत्र क्या है। तो आप ये भी तो बता सकते हैं विमीय सूत्र को थोड़ा सा और आगे डिस्क्राइब कर दीजिए, उसकी विशेषताएं बता दो। सदैव बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। उसके पदों के बारे में बता दीजिए कि इसमें 3 पद होते हैं, एम, एल, टी। हालांकि इसमें वो नहीं लिखे गए हैं कि इनकी जो घातें होती हैं वो इसमें नहीं बताई गई हैं। अब इसमें पद क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं, एम द्रव्यमान बताता है, एल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी बताता है, टी समय बताता है। फिर 3 उदाहरण की बात की गई थी तो मैंने उसके 3 उदाहरणों की बात की। आयतन का क्या होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इस केवल और केवल एम एल टी नहीं लिख देना है, हमें बताना है कि एम इसमें एम डिस्क्राइब कर रहा है द्रव्यमान को, तो इसमें द्रव्यमान कहाँ है, कितनी इस द्रव्यमान की जो द्रव्यमान की स्थिति क्या है वो हमें यहाँ पर बता देना है। इसके बाद हमें एल फॉर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी ये भी हमें बता देना है। तो जब हम आयतन की बात करते हैं तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीजें होती हैं उसमें। मतलब कि एल की घातें कितनी हो जाएंगी, इसमें एल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एल तीनों को ही करता है तो एल कितनी बार हो जाएगा ये हमें बताना है। उसके बाद हमें टी यानी कि समय बताना है, तो आयतन में हमें फिर टी की घात भी बता देनी है। तो इस प्रकार से हमें अपना आंसर कंप्लीट करना है। दूसरी बात उदाहरण क्षेत्रफल बताना है। तीसरी बात वेग। उसने 3 उदाहरण की बात की थी, हमने 3 उदाहरण दिए और फिर हमने एक कंक्लूजन लिख दिया अच्छा सा। तो ये परफेक्ट आंसर माना जाता है। और इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपको एवरेज या एवरेज से अच्छी मार्किंग होती है। तो इन्हीं बातों को मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। तो आप लोग देख लीजिए और बताइए ये हेल्पफुल रहता है या नहीं। थैंक यू।